हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। साइंस में मैंने आपको दूरी और विस्थापन जो था वो समझा दिया था। आज हम इस पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो आप लोग फटाफट से क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और सभी लोग जो हैं वो जुड़ जाइए क्लास से। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि दूरी और विस्थापन क्या होते हैं, इनमें मेन अंतर जो है वो क्या है। उसके बाद आएंगे हम आंकिक प्रश्नों पर। दूरी क्या होती है? तो दूरी को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस। दूरी है क्या? तो किसी वस्तु या फिर व्यक्ति के द्वारा किसी भी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई जो है वो कहलाती है दूरी। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति क्या है, ए पॉइंट है और वहाँ से बी पॉइंट तक जा रहा है। तो ए से बी पॉइंट तक की जो लंबाई होगी, मान लिया हमने लंबाई है 10 मीटर। तो देखिए ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में उस व्यक्ति ने कितनी दूरी तय करी है? 10 मीटर की दूरी तय करी है। अब वही व्यक्ति क्या है, ए पॉइंट से जाता है बी पॉइंट पर और बी पॉइंट से वापस लौट करके आ रहा है ए पॉइंट पर। तब उसने कितनी दूरी तय करी है? तो 10 मीटर जाने का, 10 मीटर लौट करके आने का। उस कंडीशन में उसने दूरी कितनी तय कर ली? 20 मीटर। समझ में आ गया दूरी क्या है? यानी कि जितना आप चलोगे वो सब काउंट हो जाएगा दूरी में, जितना भी आप मार्ग तय करोगे। जैसे मान लीजिए आप अभी यहाँ से मुंबई से जा रहे हैं दिल्ली और दिल्ली से वापस आ गए मुंबई, तो आपने कितनी दूरी तय करी? एक बार जाने की और एक बार आने की। क्लियर है? दूरी का मात्रक क्या होता है? तो दूरी का जो मानक मात्रक है वो होता है मीटर। वैसे दूरी किलोमीटर में भी हम मापते हैं। दूरी जो है वो एक अदिश राशि है, इस पॉइंट को ध्यान रखना, क्योंकि इसको व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके बाद आएंगे विस्थापन पर। विस्थापन क्या होता है? तो विस्थापन क्या है? वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और वस्तु की अंतिम स्थिति के बीच की जो दूरी होती है वो कहलाती है विस्थापन। वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और उसके अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी होती है विस्थापन। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति ए बिंदु पर खड़ा है और बी बिंदु तक गया। इसके बीच की जो दूरी है वो 10 मीटर है। वो ए बिंदु से कहाँ गया? बी बिंदु पर। तो इस स्थिति में उसने कितनी दूरी तय करी है? आप तुरंत बोलेंगे 10 मीटर की दूरी तय करी है। विस्थापन उसने कितना तय किया है? तो उस व्यक्ति की प्रारंभिक स्थिति क्या है? ए पॉइंट, और अंतिम स्थिति क्या है? बी पॉइंट। तो ए और बी पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है? वही बन जाता है विस्थापन। यानी कि विस्थापन इस कंडीशन में उसने तय किया हुआ है 10 मीटर का। यही क्या है, बीच में एक आपका सी बिंदु है और ए से लेकर के सी बिंदु तक के बीच की दूरी है आपकी 5 मीटर। अब क्या होता है, यही व्यक्ति पहले जाता है ए बिंदु से बी बिंदु पर। ठीक है, पहले ए बिंदु पर था, ए बिंदु से गया बी बिंदु पर और बी बिंदु से लौट करके आया है सी बिंदु पर। तो इस कंडीशन में इस व्यक्ति ने कितनी दूरी तय करी होगी? 10 मीटर गया ए से बी तक और बी से फिर सी तक लौट के आया। बी से सी तक की दूरी कितनी हुई होगी? 5 मीटर, क्योंकि 5 इधर है तो 5 इधर हो गया। तब इसने कितनी दूरी तय कर ली? 10 + 5 यानी कि 15 मीटर। विस्थापन इस कंडीशन में कितना निकला होगा? तो देखिए, प्रारंभिक बिंदु इसका क्या है? प्रारंभिक पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु रहा ए और अंतिम स्थिति रही सी। ए से सी के बीच में कितनी दूरी है? 5 मीटर की। तो इसका विस्थापन इस कंडीशन में रहेगा 5 मीटर। ठीक है, आ गया समझ में? यहीं पर हम ये भी बना सकते हैं कि मान लीजिएगा यही व्यक्ति ए बिंदु से गया बी बिंदु पर और वापस लौट करके आ गया ए बिंदु पर। तो इस कंडीशन में इसका विस्थापन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि उसकी प्रारंभिक स्थिति भी ए पॉइंट है और अंतिम स्थिति भी ए पॉइंट है और उनके बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी? 0 होगी। तब विस्थापन इसका हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विस्थापन का मात्रक क्या रहेगा? तो विस्थापन का जो मात्रक है वो होता है मीटर। जो दूरी का मात्रक है वही विस्थापन का मात्रक है। बस विस्थापन याद रखना, ये एक सदिश राशि है। इसको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता पड़ती है। विस्थापन का मान पॉजिटिव भी हो सकता है आपका,
निगेटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, यानी कि विस्थापन ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य तीनों उसमें आ सकते हैं। विस्थापन का मान जो है सदैव या तो दूरी के बराबर होगा या दूरी से छोटा होगा, जैसे मैंने अभी आपको दिखा दिया, कभी बड़ा नहीं निकलेगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा है विस्थापन इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू जीरो। दूरी से पक्षांतर किया इधर, तो विस्थापन अपॉन दूरी इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 1 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि दूरी और विस्थापन जो है आपके, विस्थापन और दूरी का जो अनुपात है वो सदैव 1 से कम और 1 के बराबर रहता है। तो यही नोट पॉइंट करके लिख दिया कि विस्थापन और दूरी का अनुपात सदैव 1 से कम और उसके बराबर रहता है। चाल क्या होती है? तो किसी भी वस्तु के द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को ही हम कहते हैं चाल। चाल का सूत्र है आपका चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल का मात्रक क्या है? तो चाल का मानक मात्रक आपका रहेगा मीटर प्रति सेकेंड, और चाल क्या है? एक अदिश राशि है। क्लियर है? सूत्र याद रखिएगा चाल का। अब हमारी बारी है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन देखिए, 2022 में ये पूछा गया था। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक कण आधा चक्कर लगाता है। इस दशा में कण के द्वारा ठीक है, कण के द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का पथ है, यानी कि एक वृत्ताकार पथ है, और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब इस पथ पर जो कण है वो गति कर रहा है, लेकिन वो आधा चक्कर ही कंप्लीट करता है। आधा चक्कर कंप्लीट करने का मतलब क्या है? हमने ए बिंदु इधर माना, बी इधर माना, यानी कि सिर्फ उसने इतना ही चक्कर कंप्लीट किया है। इसको मैं थोड़ा सा डार्क करके ड्रॉ करूँगी, ऐसे करके, यानी कि वो बिंदु केवल क्या कर रहा है? वो सिर्फ आधा चक्कर ही लगा रहा है वृत्ताकार पथ पर। तो इस कंडीशन में उसने दूरी कितनी तय करी है? तो दूरी आप देख रहे हैं कि उसने आधी परिधि को कवर किया है, पूरी परिधि कवर नहीं की, आधी परिधि कवर कर ली है। तो यहाँ पर आपकी दूरी निकल आएगी, दूरी बराबर 2πr बटे 2, क्योंकि आधी तो ही वो कवर कर रहा है ना परिधि। परिधि का सूत्र क्या होता है? या मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकती हूँ, परिधि बटे 2। ठीक है, अब तो समझ आया कि आधी परिधि तय की है। परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr बटे 2। 2 से 2 कैंसिल, पाई का मान रख दीजिएगा क्या? 22/7, और r का मान कितना है? 4 सेंटीमीटर ही तो त्रिज्या का पथ था, गुणा कर दीजिएगा यहाँ पर। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88/7। डिवाइड करोगे 7 एकम 7, ऊपर जाएगा 7 एकम 7, 1 बचेगा 18 हो जाएगा, 7 दूनी 14। ठीक है, 4 बचेंगे, दशमलव लगेगा, 40 बन जाएगा। कितनी बार जाएगा? 7 6 7 पना 35, तो 12.5। इतना ही छोड़ देते हैं यहीं पर। तो लगभग उसने दूरी कितनी तय करी है? 12.5 सेंटीमीटर। हो गया सभी का? पाई का मान नहीं रखते तो आप वहाँ पर भी छोड़ सकते थे, 4 पाई लिख सकते थे, कोई से प्रॉब्लम नहीं थी। अब बताइएगा उसने विस्थापन कितना तय किया है? तो देखो भाई, इसकी प्रारंभिक स्थिति ये रही और अंतिम स्थिति क्या हो गई? ये विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी कहलाती है विस्थापन। यानी कि इस कंडीशन में इस कण का विस्थापन क्या बन जाएगा? इस कण का व्यास। क्लियर? तो यहाँ पर व्यास यानी कि वही क्या बनेगा? हमारा विस्थापन। तो हम सीधे सीधे यहाँ पर लिख सकते हैं विस्थापन बराबर वृत्त का व्यास। और वृत्त का व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना, यानी कि 2r। गुणा कर दीजिए, 2 गुणा 4, यानी कि 4 दूनी 8 सेंटीमीटर जो है वो विस्थापन निकल करके आएगा। और दूरी कितनी निकल आ गई? दूरी आ गई 12.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? हो गया सभी का? इस प्रकार से ही क्वेश्चन जो है वो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक 7 मीटर त्रिज्या का वृत्तीय पथ पर एक चक्कर पूरा करने में तय की गई दूरी व विस्थापन ज्ञात कीजिए। एक वृत्ताकार पथ है जिसकी त्रिज्या आपको दी गई है कितनी? 7 मीटर की त्रिज्या है।
ये बोला है कि एक चक्कर पूरा करने में, पूरा एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी वो तय करेगा। तो देखिएगा एक चक्कर पूरा करने में कितनी दूरी तय करेगा, पूरी परिधि के बराबर तय करेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं तय की गई दूरी बराबर, तय की गई दूरी, तय की गई दूरी किसके बराबर हो जाएगी भाई, परिधि के बराबर हो जाएगी। बट परिधि का आधा नहीं, क्योंकि हमसे एक चक्कर में पूछा है तो एक चक्कर में पूरी परिधि तय करते हैं। मान रख दिए, सूत्र लगा दीजिएगा। परिधि का सूत्र होता है 2πr। मान रखेंगे 2 × 22/7। त्रिज्या कितनी है 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44 मीटर, यानी कि दूरी कितनी तय करी उसने, 44 मीटर। अब देखो वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर पूरा करेगा। जैसे मान लीजिए उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया इस वाले बिंदु से, और एक चक्कर पूरा करेगा तब वो वापस लौट के इसी बिंदु पर तो आ जाएगा। तो विस्थापन उसका कितना होगा, प्रारंभिक स्थिति भी ए बिंदु, अंतिम स्थिति भी ए बिंदु, यानी कि विस्थापन इस कंडीशन में सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 0। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आप लोगों को सॉल्व करना है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है विस्थापन जो है वो अलग अलग रहता है, क्योंकि विस्थापन का मतलब है प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी। स्थिति के बीच दूरी, तो यहाँ पर तो क्या है, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति क्या है, वही की वही है। तो विस्थापन इस कंडीशन में कितना हो जाएगा, 0, और दूरी कितनी हो जाएगी, 44 मीटर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति के द्वारा 48 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लगता है, तो उस व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए। एक व्यक्ति द्वारा 48 किलोमीटर की दूरी तय करने में, दूरी कितनी है, 48 किलोमीटर, ये है दूरी। समय कितना है, 4 घंटे का समय लग रहा है। चाल ज्ञात करनी है। चाल का सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी दी है, 48 किलोमीटर। समय कितना दिया है, 4 घंटे का दिया है। डिवाइड कर दो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि कितने निकल आए चाल इसकी चाल निकल आई है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। आ गया सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। सूत्र कौन सा लगाना है, वही वाला, क्या, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या क्या दिया है आपको क्वेश्चन में, समय दिया है 6 घंटे और चाल दी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ रख दीजिए चाल की जगह चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी निकालनी है, समय हमको दिया है 6 घंटे का। पक्षांतर कर दीजिएगा तो 30 × 6 बराबर दूरी, गुणा करेंगे 6 × 18 और 1 0, कितना निकल आएगी, 180 किलोमीटर दूरी निकल आएगी। हो गया सभी का, है ना आसान क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो पूछ लेते हैं एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका चाल के प्रकार। चाल कितनी प्रकार की रहेंगी, तो चाल को निम्नलिखित प्रकार से बांटा है। पहली है आपकी औसत एक समान चाल, फिर असमान चाल और फिर है औसत चाल। एक समान चाल क्या होती है, तो जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तब वह चाल जो है वो एक समान चाल कहलाती है। मान लीजिए एक बिंदु ए है और इस ए बिंदु से बी बिंदु के बीच में कुछ दूरी है और बीच बीच में आपके क्या है, स्टॉप पॉइंट है, ठीक है। ये रहा सी, ये रहा डी और ये रहा ई। इन सभी के बीच की दूरी क्या है, 10-10 मीटर है। अब कोई व्यक्ति जब चलेगा तो इन 10-10 मीटर की जो दूरी है इनको समान दूरी है, हर जगह 10-10 मीटर की दूरी है और इसको समान समय में ही वो पूरा करे। जैसे इसको अगर वो 3 सेकेंड में चल पा रहा है तो अगली दूरी भी कितने में करे, 3 सेकेंड में, फिर अगला 3 सेकेंड में, फिर अगला 3 सेकेंड में, यानी कि जब वो समान दूरी समान समय अंतराल में ही पूरी करेगा तब उसकी जो चाल है वो कहलाती है एक समान चाल।
असमान चाल क्या होती है? जब कोई वस्तु या पिंड समान समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय करता है तब वह चाल कहलाती है वस्तु की असमान चाल। जैसे ए से लेकर के बी बिंदु है और बीच बीच में पॉइंट हमने ले लिया सी, फिर डी, फिर ले लिया हमने ई। ए से सी तक की जो दूरी है वो है 10 मीटर, सी से डी तक की है 5 मीटर और डी से ई तक की है 15 मीटर, ई से बी तक की है 2 मीटर। दूरियां असमान हैं और इन सब दूरियों को वो समान समय अंतराल में ही तय कर रहा है। इसको 5 सेकेंड में तय करे, इसको भी 5 सेकेंड में, इस दूरी को भी 5 सेकेंड में और इस दूरी को भी 5 सेकेंड में। तब जो इसकी चाल रहेगी वो रहेगी असमान चाल। यानी कि जब पिंड समान दूरियों को एक ही समय में तय करता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको घर से विद्यालय जाने में घर से विद्यालय तक की आपकी दूरी है 20 मीटर तक की और आप उसको 10 सेकेंड में पूरा कर देते हैं और अगली 20 मीटर की दूरी को भी 10 सेकेंड में पूरा कर रहे हो, फिर कोई 20 मीटर की दूरी है उसको भी 10 मीटर में ही पूरा 10 उसमें सॉरी अगली जो आपकी 20 मीटर की दूरी है उसको भी आप उसी समय में पूरा कर रहे हैं, तो ये आपकी कहलाएगी समान चाल। यानी कि जिस चाल से आप वो दूरी तय कर रहे होंगे वो चाल आपकी हो जाएगी समान चाल। और जब आप दूरी अलग अलग हो और एक ही समय में पूरी कर रहे होंगे, उतने ही समय लगा रहे होंगे, तब जो आपकी चाल बनेगी वो बनेगी असमान चाल। स्पष्ट हो गया? अब आते हैं हम औसत चाल पर। औसत चाल क्या होती है? किसी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी और कुल दूरी को तय किए करने में लगे समय के अनुपात को हम कहते हैं औसत चाल। जैसे मान लीजिए यहीं पर हमने ले लिया पी बिंदु से क्यू बिंदु, ठीक है, बीच में है आपका आर और यहाँ पर है कहीं एस, फिर है टी। पी से आर तक की जो दूरी है वो है आपकी 5 मीटर, आर से एस तक की है 2 मीटर, एस से टी तक की है 3 मीटर और टी से क्यू तक की है 4 मीटर। दूरी अलग अलग हैं। इन दूरियों को तय करने में समय भी आपका है कि भाई 5 मीटर तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप तय कर रहे हैं कितने उसमें, तो आपने करा 2 सेकेंड में तय, ठीक है। इसके बाद 2 मीटर तक की दूरी आपने 1 सेकेंड में तय कर ली। इसके बाद 3 मीटर तक की जो दूरी है इसको आप 3 सेकेंड में पूरा कर रहे हो। इसके बाद 4 मीटर तक की दूरी जो है इसको आप 2 सेकेंड में पूरा कर रहे हो। तो आपने अलग अलग दूरियां अलग अलग समय अंतराल में पूरी करी हैं। यहाँ पर जो आपकी औसत चाल बनेगी वो कितनी बनेगी? तो कुल दूरी, यानी कि जो भी आपने दूरियां तय करी हैं इन सब का टोटल 4, 3, 7, 2, 9, 5, 14 बटे समय कितना लगाया सभी में, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 2, तो ऐड कर दो, 2 1 3, 3 6 और 2 8, तो 14/8 जो आपका निकल के आएगी वो निकल के आएगी चाल। 14/8 इसको काट देंगे, अभी हम 2 से कर सकते हैं डिवाइड, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, डिवाइड करेंगे डेसिमल में आ जाएगा। समझ में आ गया कि औसत चाल क्या होती है? तय की गई कुल दूरी और कुल दूरी को तय करने में लगा कुल समय, इनके अनुपात को ही हम बोलते हैं औसत चाल। क्लियर है? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। कभी कभी यहीं से ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं जब आपको 2 चाल दे दी जाती हैं। ऐसा क्वेश्चन होता है कि कोई भी आपका ये सूत्र याद रखिएगा, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। जब क्या हो कि कोई दूरी है और उसका कुछ भाग x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया जाए और उसका बाकी बचा हुआ भाग y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया जाए, यानी कि 2 चाल हैं। पहली चाल आपकी ये दी, दूसरी चाल आपकी ये दे दी गई। उस समय आपकी औसत चाल का सूत्र बनेगा 2xy/x + y। इस सूत्र को ज़रूर याद रखना। क्वेश्चन जो है वो इसी सूत्र से पूछा जाता है, ठीक है। अब मैं न्यूमेरिकल इन दोनों ही सूत्रों पर कराती हूँ। पहला देखिएगा, एक कार किसी दूरी के पहले 20 किलोमीटर 2 घंटे में, फिर 10 किलोमीटर 1 घंटे में, 50 किलोमीटर 4 घंटे में और 30 किलोमीटर 3 घंटे में तय करती है, तो उस कार की औसत चाल बताइए। कोई दूरी होगी, उस दूरी को क्या किया, पहले 20 किलोमीटर तय करने हैं, फिर उसके कितने तय करे 10 किलोमीटर, फिर उसके 50 किलोमीटर
और फिर उसके 30 किलोमीटर, इस प्रकार से उसको बांट दिया। और समय बता दिया कि 20 किलोमीटर चलने में लगा है 2 घंटे का समय, 50 किलोमीटर चलने में लगा है इतने इतने घंटे का समय। ठीक है, तो यहाँ पर औसत चाल निकालनी है। औसत चाल बराबर क्या बनेगा? औसत चाल क्या बताया था? कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी यहाँ पर क्या क्या है? 20, 10, 50, 30। तो लिख दो यहाँ पर 20 + 10 + 50 + 30। ये कुल दूरी हो गई। समय कुल कितना लग रहा है? तो 2 घंटे यहाँ, 1 घंटा यहाँ, 4 घंटे यहाँ, 3 घंटे यहाँ, यानी कि 2, 1, 4, 3। 2 + 1 + 4 + 3 ऐड कर देंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा? 20, 10, 30 और 30 कितना? 60 और 50 110 बटे 2 और 1 3, 3 3 6 4 10। डिवाइड करो, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कितनी निकल आई? 11 किलोमीटर प्रति घंटा की जो चाल है वो है आपकी औसत चाल। आया समझ में? जब अलग अलग दूरियां दी हो, समय दिया हो, तो इस प्रकार से निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक कार किसी दूरी के आधे भाग को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष बचे हुए भाग को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तब कार की औसत चाल बताइए। तो यहाँ पर सूत्र क्या बनेगा? औसत चाल बराबर 2xy अपॉन x + y। क्लियर है? देखिएगा, ये दोनों जो सूत्र हैं, इन दोनों सूत्रों को किसी एक पेपर पर नोट करें और याद करें। इन दोनों सूत्रों से ही क्वेश्चन जो है वो पूछा जाना है। मान रख दीजिएगा यहाँ पर। क्या क्या मान था? 2, पहली चाल थी 40 और दूसरी थी 60 बटे 40 + 60। यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। 2 गुणा 40 और 60, 4 × 24, 2 0। ठीक है, नीचे कितना हो जाएगा? 6 4 10 और 1 0, यानी कि 60 और 40 कितने हो जाएंगे? 100। 2 0 से 2 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो यहाँ पर 24 दूनी 48। कितनी चाल निकल आई? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी में दी थी सभी चालें, किलोमीटर प्रति घंटा में, वही हमने लिख दिया। तो यहाँ पर औसत चाल कितनी बन जाएगी? औसत चाल बराबर 48 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं वेग पर, कि वेग क्या होता है। जैसे चाल थी आपकी, चाल होती है दूरी बटे समय, यानी कि एकांक समय में चली गई दूरी कहलाती है चाल। वैसे ही वेग क्या होता है? तो वेग होता है एकांक समय में वस्तु जितना विस्थापित होती है उसी को हम कहते हैं वेग। यानी कि ये बोला जाता है कि किसी वस्तु के विस्थापन की जो दर है वो कहलाती है वेग। तो वेग का जो परिभाषा बनेगी वो क्या बनेगी? किसी वस्तु के विस्थापन की दर कहलाती है वेग। सूत्र क्या बनेगा? तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय। चाल बराबर सूत्र क्या था? देखो, चाल से रिलेट करते हुए इसको याद करते चलना। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। वेग बराबर क्या रहेगा? विस्थापन बटे समय। वेग का मात्रक क्या रहेगा? मीटर प्रति सेकेंड। जो चाल का मात्रक था, चाल का मात्रक भी मीटर प्रति सेकेंड था। बस वेग जो है वो सदिश राशि है और जो चाल होती है, ये चाल होती है अदिश राशि। जैसे दूरी अदिश राशि थी और आपका विस्थापन सदिश राशि थी, सेम चाल है जो वो अदिश राशि है और वेग जो है वो क्या है? सदिश राशि है। बस इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं त्वरण पर। त्वरण क्या होता है? तो किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर कहलाती है त्वरण। क्या होता है त्वरण? किसी वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होगा उसकी दर कहती है त्वरण। यदि समय के साथ वेग में वृद्धि हो रही होगी, वेग में वृद्धि होगी तो जो त्वरण होगा वो धनात्मक होगा, और समय के साथ वेग घट रहा होगा तो उस कंडीशन में त्वरण कैसा होता है? उस कंडीशन में त्वरण जो है वो ऋणात्मक रहता है। त्वरण का सूत्र क्या बनेगा? त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर को ही हम बोलते हैं त्वरण, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल a से।
अब यहाँ पर देखिए वेग का सूत्र क्या होता है, तो वेग का सूत्र होता है वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, और यहाँ पर समय का मात्रक क्या रहेगा, सेकेंड। सेकेंड का सेकेंड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से त्वरण का मात्रक बन जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? देखो, दूरी का मात्रक मीटर, विस्थापन का मात्रक मीटर, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण भी एक आपकी सदिश राशि है, ध्यान रखना। कौन कौन सी 3 सदिश राशियां मैंने आपको बताई, विस्थापन, वेग और त्वरण। अदिश राशि कौन कौन सी बताई, दूरी और चाल। क्लियर है? अब हम आते हैं गति के समीकरण पर। गति के जो समीकरण है वो आपके कुल 3 समीकरण दिए गए हैं। प्रथम समीकरण क्या है, इन समीकरणों को बस याद रखना। पहला समीकरण है आपका v इक्वल यू प्लस ए टी, v इक्वल यू प्लस ए टी। यहाँ पर जो आपका v है वो है जो वेग बदलता है ना, वो वाला, यानी कि अंतिम वेग आप इसको बोल सकते हो, या बोल सकते हो t समय के बाद वेग। तो v जो है वो अंतिम वेग है, u यहाँ पर है प्रारंभिक वेग। जहाँ जहाँ अब आपको u दिखेगा यहाँ पर वहाँ समझ जाइए प्रारंभिक वेग है, और v क्या है, अंतिम वेग है। a यहाँ पर त्वरण है और t यहाँ पर समय है। ये है गति विषयक प्रथम समीकरण। सिर्फ समीकरण ही पूछे जाते हैं। गति विषयक दूसरा समीकरण है आपका s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर s क्या है, तो ध्यान रखिएगा, जो s है आपका वो है विस्थापन, u है प्रारंभिक वेग, a है त्वरण और t तो आपको पता ही ये समय है। ठीक है, u क्या है यहाँ पर, प्रारंभिक वेग, a क्या है यहाँ पर, त्वरण, t क्या है, तो t बताता है समय को। गति विषयक तृतीय समीकरण क्या कहता है, तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, सेम वही है। v है आपका अंतिम वेग, u है प्रारंभिक वेग, a है त्वरण और s है विस्थापन। s जो है स्मॉल s से हम रिप्रेजेंट करते हैं विस्थापन को, d से रिप्रेजेंट करेंगे दूरी को। तो गति विषयक तीनों समीकरण एक बार फिर से देखिएगा। पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर है? चलिए अब आते हैं न्यूटन के गति विषयक नियम। न्यूटन जी ने जो थे ना वो आपके नियम दिए हुए हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इन्होंने 3 नियम आपके दिए हैं। प्रथम नियम जो है उसको हम जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, द्वितीय नियम को बोला जाता है संवेग का नियम, और तृतीय नियम को बोला जाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछते हैं कि जड़त्व का नियम किसे कहते हैं, तो वो आपका गति का प्रथम नियम है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या है, या गति के तृतीय नियम को समझाइए, तो गति का जो आपका तीसरा नियम है उसको बोला जाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो इनके जो दूसरे नाम है ना वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। पहला नियम है जड़त्व का नियम, दूसरा नियम है संवेग का नियम, और तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्लियर? आइएगा गति के प्रथम नियम पर। गति का प्रथम नियम क्या कहता है? गति का पहला नियम ये कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है या कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। इस नियम को हम जड़त्व के नियम के नाम से भी जानते हैं और इसको हम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। ठीक है, गैलीलियो या जड़त्व का नियम दोनों नियम से जानते हैं। इस नियम में ये बोला गया है कि जैसे कोई वस्तु है, ये बॉक्स है, अगर ये विराम अवस्था में है तो इसी में रहेगा जब तक आप इस पर बल लगाकर इसको गतिमान अवस्था में नहीं धकेलोगे। या कोई चीज़ जो है वो गतिमान है, जैसे ये कोई बस है वो चलती हुई जा रही है, तो जब तक इसमें ब्रेक नहीं लगाएंगे, जब तक इसको बाह्य बल लगा के रोका नहीं जाएगा तब तक ये रुकेगी नहीं। तो कोई वस्तु जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहती है जब तक कि हम उस पर कोई बाह्य बल लगा करके उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं करेंगे। ये क्या है? ये है आपका पहला नियम।
कोई वस्तु अगर गतिमान अवस्था में है, गतिशील है, तो वो गतिशील ही रहेगी, और कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो उसी विराम अवस्था में रहेगी जब तक कि हम उसकी अवस्था को बदलेंगे नहीं। और कैसे बदलेंगे? उस पर फोर्स लगा करके। क्लियर है? जैसे कि आपकी गति के पहले नियम के उदाहरण भी हैं। बस या कार के विरामावस्था से अचानक चल देने पर उसमें बैठे लोगों को झटके का अनुभव होता है या उनको पीछे लुढ़कने का अनुभव होता है। आपको पता है बस में सब स्थिर अवस्था में, विराम अवस्था में है, तो विराम अवस्था में ही रहेंगे। जैसे ही बल लगा, गाड़ी आगे चली, तो वैसी अवस्था एकदम से परिवर्तित हुई, तभी उनको क्या है, एकदम से झटका लगता है। या फिर मान लो चल रहे हैं और एकदम से ब्रेक लगा दी जाए, तब भी झटका महसूस होता है। वो भी आपके गति के फर्स्ट नियम से है, क्योंकि जो अवस्था में वो हैं उस अवस्था का वो विरोध भी करते हैं। अगर आपने उसकी अवस्था का परिवर्तन किया तो कहीं ना कहीं वो विरोध करेंगे, और उसी विरोध का आपको यहाँ पर झटका जो है वो देखने को मिलता है। सेम ऐसे ही कांच की खिड़की का पत्थर से चटक जाना, जबकि गोली का आर पार निकल जाना, ये भी आपका फर्स्ट लॉ से ही है। जैसे ही गोली टकराती है वैसे ही क्या है, आसपास का जो कांच है वो एकदम से गतिमान अवस्था में आ जाता है और गोली क्या है, आर पार निकल जाती है। कंबल को पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कणों का अलग हो जाना। कंबल है, कंबल पे सभी कण क्या हैं, चिपके हुए और विराम अवस्था में हैं। जैसे ही आपने इस पर डंडा मारा तो कंबल तो गतिमान अवस्था में आ गया, पर कण अभी भी क्या थे, विराम अवस्था में ही थे। इसीलिए जैसे ही डंडा मारा वैसे ही कण क्या हो गए, गिर गए एकदम से। तो यहाँ पर जो काम कर रहा है नियम, वो गति का प्रथम नियम काम कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं जड़त्व के नियम पर। जड़त्व क्या होता है, जड़त्व चीज़ है क्या? क्योंकि पहले नियम को आपने देखा कि जड़त्व का नियम बोला गया, तो जड़त्व चीज़ जो है वो क्या होती है? वैसे ये मुझे आपको पहले ही समझानी चाहिए थी, बट कोई नहीं, अब बता देती हूँ। जड़त्व क्या होता है, तो किसी वस्तु का वह गुण जिस कारण वह अपनी विराम अवस्था व एक समान गति की अवस्था का विरोध करता है। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी, जो बस वाला भी एग्जाम्पल था, बस चल रही थी। बस का एक गुण है कि जैसे ही अगर आप इसको रोकने का प्रयास करेंगे, ठीक है, मतलब जैसे ही आप इसकी अवस्था का परिवर्तन करेंगे वैसे ही वो उसका विरोध करेगा। यानी कि जड़त्व क्या होता है, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था या एक समान गतिमान अवस्था का विरोध करती है। इसीलिए जैसे ही गाड़ी में ब्रेक लगाई, झटका अनुभव हुआ, या आप विराम अवस्था में बैठे थे, एकदम से चलने का प्रयास किया, तो क्या हुआ, एकदम से ऐसा लगा कि पीछे को धक्का लगा है, इसी कारण लगता है। जड़त्व दो प्रकार का है आपका, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। विराम का जड़त्व क्या होता है, तो वस्तु का वह गुण जिस कारण वह अपनी विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, वो कहलाता है विराम का जड़त्व। ठीक है, कार में आप बैठे थे विराम अवस्था में, अचानक से कार चल दी। कार में तो इतना अनुभव भी नहीं होता, बस में ज़्यादा होता है, बाइक पे भी कभी कभी होता है। आप बिल्कुल एकदम ढीले ढाले बैठे हुए हैं और एकदम से कोई चला दे तो एकदम से झटका लगता है, क्योंकि आपकी अवस्था का वहाँ विरोध हुआ है। वही क्या है, विराम का जड़त्व। गति का जड़त्व क्या होता है, वस्तु का वह गुण जिस कारण, देखो कंबल में भी यही हुआ था, कंबल में जो कण थे ना, वो वहीं विराम अवस्था में ही रुके हुए थे। जैसे ही आपने डंडा मारा तो इन्होंने अपनी गति का विरोध किया, तभी ये क्या है, झटक के नीचे गिर गए सारे के सारे। ठीक है, धूल के कण। गति का जड़ तो क्या होता है, तो वस्तु का वह गुण जिस कारण वह अपनी गति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, वो कहलाता है गति का जड़त्व। यानी कि गतिमान अवस्था में है और आपने उसको रोकने का, उसकी गति को रोकने का प्रयास किया, उसको विराम अवस्था में लाने का प्रयास किया, तो वो कुछ समय के लिए विरोध करेगी। वही होता है गति का जड़त्व। तो पहला नियम मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। पहला नियम ये कहना चाहता था कि कोई वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहती है जब तक कि उस पर कोई बल लगाकर हम उसकी अवस्था को परिवर्तित नहीं करते हैं। गतिमान है तो गतिमान रहेगी, विराम है तो विराम अवस्था में रहेगी। नेक्स्ट आइए गति के द्वितीय नियम पर। गति का द्वितीय नियम क्या कहता है, किसी भी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। कोई भी पिंड जो है उसके संवेग में जो परिवर्तन होता है, उस संवेग परिवर्तन की दर उस पिंड पर लगने वाले बल के समानुपाती होती है। इसी कारण इस नियम को हम बोलते हैं संवेग का नियम। क्या है यहाँ पर देखिएगा, F प्रोपोर्शनल dp/dt। P होता है संवेग, इसके परिवर्तन की दर को हम लिखेंगे dp/dt। ठीक है, P
P क्या होता है? संवेग का सूत्र होता है P इक्वल mv। किसी भी वस्तु का संवेग में परिवर्तन तब होगा जब उसके वेग में परिवर्तन होगा, क्योंकि सूत्र क्या है? P इक्वल mv। तो m तो भाई उस वस्तु का स्थिर ही रहेगा, मास तो बदलेगा नहीं बार बार, वेग बदल जाएगा। एक वेग आपका u होगा और एक होगा v, यानी कि u प्रारंभिक वेग और v होगा अंतिम वेग। इन दोनों के बदलने के कारण, इनमें अंतर आने के कारण ही क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो पहला वेग उसका क्या बन जाएगा? mu, या कोई भी आप उसका संवेग बना लीजिए। एक आपका संवेग क्या बनेगा? mu और एक बनेगा mv। इनका अंतर ही जो होगा वो क्या होगा? परिवर्तन होगा, संवेग में परिवर्तन। तो यहाँ से p इक्वल निकल आएगा, m कॉमन लेंगे, u माइनस v। उसको हमने यहाँ पर रखा p प्रपोर्शनल m ब्रैकेट में u माइनस v और अपॉन t। आप जानते हैं, मैंने अभी त्वरण जस्ट आपको समझाया था, त्वरण a जो है वो क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन बटे समय, यही तो होता है त्वरण, वेग परिवर्तन बटे समय। यहाँ पर u माइनस वी अपॉन टी, ये क्या बना रहे हैं? ये बना रहे हैं त्वरण, यानी कि a बना रहे हैं। तो अगले स्टेप में आपका आ गया f प्रपोर्शनल एम ए, और जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे एक कांस्टेंट हमें लिखना पड़ता है, k यहाँ पर कांस्टेंट लिख दिया। कांस्टेंट का मान जो है वो 1 है, इस कारण बस एक सूत्र आपका नया बन के आया, F बराबर m इंटू ए। ये सूत्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, याद रखना। बल का सूत्र यही है आपका, बल बराबर मास यानी कि द्रव्यमान गुणा त्वरण। इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ ताकि आप समझ जाओ, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, F बराबर ma। इस नियम के अनुसार क्या है? किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। वस्तु पर लगने वाला जो बल है यानी कि फोर्स है वो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा, द्रव्यमान गुणा त्वरण। सूत्र याद हो गया इसका? बल का मात्रक न्यूटन होता है, क्योंकि बल को मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगी, इसीलिए यहीं पर इसको रोक रही हूँ। द्वितीय नियम के एग्जाम्पल क्या हैं? तो देखिएगा, क्रिकेट में कैच लेते समय खिलाड़ी द्वारा हाथों को पीछे खींचना, ये इसका उदाहरण रहेगा। पक्के फर्श पर कूदने से चोट ज़्यादा लगती है, जबकि रेत पर हम कूदते हैं तो चोट वो है नहीं लगती है, इसी कारण, क्योंकि वो आपका जो भी फोर्स है वो क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बट जाता है, कम हो जाता है वहाँ पर। तो ये ऐसे इनके दोनों एग्जाम्पल याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं गति के तृतीय नियम पर, जिसको हम बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। गति का तृतीय नियम समझाइए, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम समझाइए, गति के तृतीय नियम को किस नाम से जानते हैं, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी सारे बनते हैं। ये नियम क्या कहता है? जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 बॉक्स हैं, रेड वाले बॉक्स ने स्काई ब्लू वाले पर अगर बल लगाया तो स्काई ब्लू वाला जो बॉक्स है वो भी रेड वाले बॉक्स पर एक बल लगाएगा। यही होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वाली वस्तु भी उसी वस्तु पर उतनी ही मात्रा में बल लगाती है, लेकिन विपरीत दिशा में। दिशाएं क्या हैं? विपरीत। ठीक है, यही है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जब कि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है, अर्थात प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जितनी क्रिया करोगे उतनी ही प्रतिक्रिया मिलेगी और उतनी ही मात्रा में, बट अपोजिट डायरेक्शन में। इसी को बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, और यही न्यूटन का तृतीय नियम भी है। उदाहरण इसके देखिएगा, ये वाली जो लाइनें याद रखना, इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तैरते समय तैराक के द्वारा पानी को पीछे की तरफ धकेलना, वो इसका एग्जाम्पल हो गया। बंदूक से गोली चलने पर बंदूक का पीछे हटना, जैसे क्रिया हुई गोली आगे निकली वैसी प्रतिक्रिया हुई कि पीछे की तरफ झटका लगता है, इसीलिए बंदूक जो है वो पीछे की तरफ हटती है। फर्श से टकराने पर गेंद का उछलना, नीचे बल लगाया उसने, एकदम से नीचे गई गेंद और नीचे पृथ्वी से क्या लगा? ऊपर की तरफ। तो वो क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का। एक वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु पर जो बल लगा वही दूसरी वस्तु ने पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाया, लेकिन विपरीत दिशा में। तो ये है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। आज इतना ही रखती हूँ। जो बल है उसको मैं कल की क्लास में जो है कंप्लीट कराऊंगी। तो आप गति विषयक तीनों समीकरण और गति विषयक तीनों नियम जो हैं वो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा।
ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।